चलो सब लोग आ गए, अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, एक दो ज्यादा ही निकलेंगे। आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है। पक्का। हाय, मैं विकास खत्री। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इन 8 लाइंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, याद नहीं करना है। लर्न में सीखना है। जो स्टूडेंट लर्न का मतलब याद रखना बोल सोच रहा है वो गलत है। सीखनी है। लर्न का मतलब जब भी मैं लर्निंग वर्ड यूज करूंगा इट मीन सीखना, नोट याद करना। इन 8 लाइंस को आपको अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, समझना है। याद नहीं करनी है, ये ध्यान रख लेना। याद नहीं करनी है, सिर्फ क्या करनी है, समझ लिया। आते हैं टॉपिक पे। एम स्टैंड्स फॉर मार्जिनल। मार्जिनल को हिंदी में सीमांत कहेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एवरेज। एवरेज को हिंदी में औसत कहेंगे। टी स्टैंड फॉर टोटल। टोटल को हिंदी में कुल कहेंगे। इन तीनों में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। उन रिलेशनशिप को अच्छे से हमें अंडरस्टैंड करना क्या है जरूरी है। मैंने बताया था हम किसी भी टॉपिक में जाएंगे, हर टॉपिक में रिलेशनशिप होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में सेम यहीं पे है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ना, हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हम पहले उसे समझेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एम इंक्रीज T will increase at increasing rate. If M increase, T will increase at increasing rate. It means M जब बढ़ता है T भी बढ़ेगा। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ये मैंने 3 बार इसलिए रिपीट किया कि इम्पोर्टेंट है कि M जब इंक्रीज हो रहा है तो T भी इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। इस बात को ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है आपको। एम बढ़ता है टी भी बढ़ेगा, आपको मोस्ट स्टूडेंट बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे किस रेट से। और यहीं पे आपको क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग छुपी है कि आपको साथ में क्या भी बोलना है, इंक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट, इफ एम रिमेन कांस्टेंट टी विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। एट कांस्टेंट रेट। अगर एम बढ़ता, अगर एम कांस्टेंट है, समान रहता है, समान रहता है, तो टी बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। ये दूसरा रिलेशनशिप है एम और टी के बीच में। अगर एम कांस्टेंट रहता है टी फिर भी बढ़ेगा, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। नेक्स्ट है, इफ एम डिक्रीज टी विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। कि एम घटता है टी तब भी बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। मैं इन तीनों पॉइंट्स को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट कहता है कि अगर एम बढ़ता है तो टी बढ़ेगा, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अगर एम समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब भी टी बढ़ेगा, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। अगर एम डिक्रीज होता है, कम हो रहा है, तब भी टी बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकलता है, जब तक एम 0 से बड़ा रहता है, 0 से बढ़ेगा मतलब है जब तक एम पॉजिटिव रहता है तब तक टी बढ़ेगा। समझ में आई मेरी बात। इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकलता है, जब तक एम 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा का मीन्स पॉजिटिव होगा, तब तक टी बढ़ेगा। और टी के बढ़ने की रेट कैसी होगी, टी के बढ़ने की रेट कैसी होगी, जैसा एम होगा, अगर एम बढ़ रहा है तो टी में बढ़ने की रेट इंक्रीजिंग होगी। अगर टी कांस्टेंट है, सॉरी अगर एम कांस्टेंट है तो टी की बढ़ने की रेट कांस्टेंट होगी। और एम डिक्रीजिंग है तो टी की बढ़ने की रेट भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये तीनों लाइनें, ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एम इज 0 टी विल मैक्सिमम। एम इज 0, जब एम 0 होगा उस टाइम पे टी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब हिंदी में होता है अधिकतम। अधिकतम, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, उसके बाद वो घटना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो एम 0 होता है तो टी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ये चौथा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, इफ एम इज नेगेटिव टी विल डिक्रीज।
जब m नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो t घटना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। t घटना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो m और t के बीच में 5 टाइप का रिलेशनशिप है। आपको इनको अच्छे से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जब m बढ़ता है t बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अगर m कांस्टेंट है तब भी t बढ़ेगा, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। अगर m डिक्रीजिंग है तब भी t बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। इन तीनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकलता है, जब तक m ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा, मींस पॉजिटिव रहेगा, तब तक t बढ़ेगा। रेट क्या होगी, जैसा m होगा, m बढ़ रहा हो तो इंक्रीजिंग रेट है, m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट होगी, m डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रेट होगी। इफ m इज 0, अगर m क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगर m नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाएगा, तो t घटना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर m और a मार्जिनल और एवरेज, सीमांत और औसत दोनों बढ़ रहे हैं, तो जिसकी बढ़ने की रेट दर अधिक होगी वही क्या होगा, ऊपर होगा। कहना था जब m और a दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा। जिसकी ज्यादा दर होगी वो ऊपर होगा, और जिसकी बढ़ने की दर कम होगी वो नीचे होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर m और a दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है, तो ऊपर इन दोनों में से वही होगा जिसकी बढ़ने की दर क्या होगी, ज्यादा होगी, और नीचे होगा जिसकी घटने की दर क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, अगर m और a दोनों घट रहे हैं तो जिसकी घटने की रेट अधिक होगी वो नीचे होगा, और जिसकी घटने की दर कम होगी वो ऊपर होगा। तो कौन सा कब ऊपर होगा, कौन सा कब नीचे होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। m और a दोनों एक साथ बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। जब दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो ऊपर कौन सा होगा, जिसकी बढ़ने की दर क्या है, ज्यादा। जब दोनों नीचे आ रहे होंगे तो नीचे कौन सा होगा दोनों में से, जिसकी घटने की दर क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लोप। स्लोप इकोनॉमिक्स में जिसको स्लोप नहीं आता ना, जिसको स्लोप का मीनिंग नहीं पता, जिसको स्लोप समझ में नहीं आता, उसे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई हुई है। उसको इकोनॉमिक्स याद तो हो सकती है, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ स्लोप इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स को समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्लोप को समझना भी क्या है, जरूरी है। तो स्लोप मीन्स रेशो। रेशो, अब मैं आपसे रेशो का मीनिंग पूछता हूँ तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी रेशो का मतलब अनुपात होता है। रेशो का मीनिंग अनुपात नहीं होता, रेशो की हिंदी होती है अनुपात। फिर मैं बोल देता हूँ, रेशो की हिंदी क्या होती है, अनुपात। रेशो का अर्थ अनुपात नहीं होता। रेशो का मीनिंग पूछ रहा है, मैं अनुपात का ही मीनिंग पूछ रहा हूँ। ध्यान रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। रेशो इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड फिगर्स। कि रेशो है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में, टू रिलेटेड फिगर्स। इंपॉर्टेंट है टू रिलेटेड फिगर्स, क्योंकि रेशो कभी भी अनरिलेटेड फिगर्स के बीच में नहीं निकलती। अगर अनरिलेटेड फिगर्स के बीच में अगर रेशो निकालते हैं हम, तो उससे आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे ना, उसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए रेशो हमेशा ही रिलेटेड फिगर्स के बीच में निकलेगी। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट और आपके वेट की रेशो निकाल दो तो क्या बता सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ या आप स्वस्थ हैं या नहीं, क्योंकि मेरी हाइट ली गई, आपका वेट लिया गया। अगर मेरी हाइट का मेरे ही वेट के साथ रेशो निकाली जाती तो पता लग जाता कि मैं हेल्थी पर्सन हूँ या नहीं। इसी तरीके से आपकी हाइट और आपका ही वेट लिया जाता तो आपको पता लग जाता कि आप हेल्थी हो या नहीं है। इसलिए जो रेशो निकलेगी हमेशा रिलेटेड फिगर के बीच में निकलेगी। अगर आपको रिलेटेड फिगर समझ में नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर के अगर रेशो निकालते हैं तो इससे ना तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पता चलेगा और ना ही मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। लेकिन मेरी इनकम लेते और मेरे ही एक्सपेंसेस लेते और उसके बीच में रेशो निकाल देते हैं तो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लग जाता कि मेरे पास कैश है या मैंने बाहर से डेट लिया हुआ है। समझ के,
क्योंकि अगर मेरी इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम होते तो मेरे पास कैश मिलता। इसके अपोजिट मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते, मेरी इनकम कम होती, तो मैंने बाहर से क्या लिया है, डेट लिया है। इसलिए ध्यान रख लेना, रेशो हमेशा किसके बीच में निकलेगी, रिलेटेड फिगर्स। रेशो हमेशा किसके बीच में निकलेगी, रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप। स्लोप मीन्स रेशो द लेंथ ऑफ वर्टिकल साइड टू द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इट मीन्स स्लोप को एक बार अर्थ दोबारा से रिपीट करते हैं। स्लोप मीन्स रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड टू द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इट मीन्स जो ट्राइंगल होती है उस ट्राइंगल की वर्टिकल साइड को किससे डिवाइड दे दें, हॉरिजॉन्टल साइड से, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप। और बिल्कुल सिंपल भाषा में ट्राइंगल की वर्टिकल साइड को हॉरिजॉन्टल साइड से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप। इट मीन स्लोप को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ आपको 4 शब्दों को ध्यान में रखना है, ओनली 4 वर्ड्स। फर्स्ट रेशो, नेक्स्ट वर्टिकल साइड, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल साइड, नेक्स्ट ट्राइंगल। भी किसी भी ट्राइंगल की वर्टिकल साइड को अगर आप हॉरिजॉन्टल साइड से क्या दे देते हो, भाग दे देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप किसी भी ट्राइंगल की वर्टिकल साइड की लेंथ को हॉरिजॉन्टल साइड की लेंथ से डिवाइड कर देते हो, तो जो आंसर निकल के आएगा ना, उसे क्या बोलते हैं, स्लोप। नेक्स्ट स्लोप का मीनिंग क्या है, रेशो ऑफ ए चेंज इन दी वैल्यू ऑफ y टू दी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ x। कि y की वैल्यू में जो चेंज होता है ना, उसको x की वैल्यू में जो चेंज होता है उससे भाग दे दोगे ना, क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, y की वैल्यू में जो चेंज होता है, y होता है वो वर्टिकल साइड और जो x होता है वो हॉरिजॉन्टल साइड। इकोनॉमिक्स में जितने भी हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ देखेंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल साइड पे क्या लिखा होता है, x एक्सिस। x एक्सिस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल साइड। तो y की वैल्यू में जो चेंज होगा उसको किससे भाग देना है, x की वैल्यू में जो क्या होगा, चेंज होगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा। हमें दोनों के दोनों फार्मूले को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों फार्मूले ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे स्लोप निकालने के लिए क्या होंगे, यूज होंगे। तो फिर बता देता है व्हाट इज स्लोप, कि ट्राइंगल की वर्टिकल साइड को हॉरिजॉन्टल साइड से भाग देने पर, वर्टिकल साइड मतलब वर्टिकल साइड की लेंथ को हॉरिजॉन्टल साइड की लेंथ से भाग देने पर जो आंसर निकल के आता है वो क्या है, स्लोप। दूसरा, y की वैल्यू में जो चेंज होता है उसको x की वैल्यू में जो चेंज होता है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये 8 पॉइंट क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और जो स्टूडेंट मानता है ना समझ में आ गए, अभी इनको ये पॉइंट समझ में नहीं आए। अभी तो हमने सिर्फ इन 8 पॉइंट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आपको इनको अच्छे से समझने के लिए अभी आपको किसका पता होना चाहिए, रेट का। अगर आपको रेट का मीनिंग ही नहीं पता तो इसका मतलब आपको ये अभी 8 पॉइंट समझ में नहीं आए। रेट का मीनिंग आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा, हॉरिजॉन्टल साइड वर्टिकल साइड का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई इन चीजों का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आपको ये पॉइंट क्या आएंगे, समझ में आएंगे। तो अब हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक क्या है, रेट। और रेट को कौन ही बताता है, स्लोप ही बताता है। स्लोप को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप निकलता कैसे, कि भी किसी भी ट्रायंगल की वर्टिकल साइड को उसकी हॉरिजॉन्टल साइड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। स्लोप समझाया नहीं है मैंने अभी तो सिर्फ क्या बताया, व्हाट इज दी स्लोप, समझ में आ गया। तो अब हम क्या समझाएंगे आपको, स्लोप को बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड करवाएंगे। जब तक स्लोप आपको समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्लोप को समझने की क्या करना, कोशिश करना, क्योंकि स्लोप को समझने के बाद ही आपको इकोनॉमिक्स को समझने में क्या आएगा, मजा आएगा। इन 8 पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। इन 8 पॉइंट्स में आपको जो समझाने के लिए जो बचा है वो क्या है, मीनिंग ऑफ रेट और स्लोप, दोनों को हम आपको अब डीप से समझाएंगे। Slope means ratio of the length of the vertical side to the length of the horizontal side of a triangle.
किसी भी ट्रायंगल की जो वर्टिकल साइड होती है उसको किससे डिवाइड कर दें, हॉरिजॉन्टल साइड की लेंथ से, तो क्या आ जाएगा स्लोप। जो ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस हैं, मीनिंग है, इसी पूरे मीनिंग को सिर्फ 2 वर्डों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। किसी भी ट्रायंगल की वर्टिकल लेंथ को किससे डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ से, तो क्या आ जाता है स्लोप। इसी को दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्लोप इज द रेशियो ऑफ ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू में जो चेंज होता है वो टू दी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। कि स्लोप क्या है, स्लोप जो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसके चेंज को किससे डिवाइड कर दो, जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है उसके चेंज से क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा। तो इस पूरे मीनिंग को सिर्फ हम 2 शब्दों से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसके चेंज को किससे डिवाइड कर दो, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसके चेंज से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा स्लोप। स्लोप बताता क्या है, स्लोप आपको ये बताएगा जो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, मान लो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 2, तो ये बताता है कि एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें अगर 1 यूनिट का चेंज होगा तो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट का चेंज होगा, 2 यूनिट का चेंज होगा। अगर इसका आंसर आ जाता 3 तो इसका अर्थ होता कि एक्स वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज होगा तो वाई वेरिएबल में कितने यूनिट का चेंज होगा, 3। अगर इसका आंसर आ जाता 5 तो इसका मतलब होता अगर एक्स वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो वाई वेरिएबल में कितने यूनिट्स का चेंज आएगा, 5 यूनिट्स का चेंज आएगा। स्लोप में ये बताता है, समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या बताता है। स्लोप ये बताता है कि एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट का चेंज होने से वाई एक्सिस में जो वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट्स का क्या होगा, चेंज होगा। इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है, स्लोप। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। मीनिंग तो यही है कि रेशो, स्लोप क्या रेशो है, सिंपल सी बात। स्लोप क्या है, रेशो। रेशो किस चीज़ की, वर्टिकल लेंथ की, किससे, हॉरिजॉन्टल लेंथ से। या फिर आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, इसी को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। लेकिन स्लोप बताता क्या है ये आपको समझना क्या है जरूरी है। स्लोप ये बताएगा एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट का चेंज होने से वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट का क्या होगा, चेंज होगा। स्लोप इसी चीज़ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, स्लोप को ग्राफिकली समझने के लिए, कि इन चीज़ों को ग्राफिकली मैथमेटिकली समझने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्राफ। तो मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्राफ में जो ये पसरी हुई लाइन होती है, फ्लैट लाइन होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये कौन सी कैसी लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइन। तो जो ये ग्राफ बनाएंगे तो उस पर जो वर्टिकल लाइन होगी उसको कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। और जो पसरी हुई लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उससे क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे कोई वेरिएबल होगा, ऐसे ही वाई एक्सिस पे क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई ए बी। अब ए बी लाइन है वो ए पॉइंट पे कौन से एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को। तो जब वाई एक्सिस पर टच करिए ना तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। जो लाइन जिस एक्सिस पे टच करेगी उस एक्सिस पे दूसरे एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे ए बी लाइन है, ये ए पॉइंट पे वाई एक्सिस को टच करिए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से सेम ये ए बी लाइन है, बी पॉइंट पे किसको टच करिए, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या, 0, वाई की वैल्यू क्या है, 10। इसी तरीके से बी पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, 0, एक्स की वैल्यू क्या है, 5। और जब भी यहाँ पे ऐसे तरीके से लिखेंगे तो पहले एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखी जाती है, फिर किसकी वैल्यू लिखी जाती है, वाई एक्सिस की। इस करो पे किसी भी पॉइंट पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी है। जैसे हमने पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट पे देखना है कि भी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है। वाई की वैल्यू देखनी तो वाई पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये एक्स की वैल्यू देखनी है तो एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दो कि वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5, और एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। तो इसको किस तरीके से लेंगे, एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं कि 2, 5, कि ये पॉइंट इसका नाम दे दिया हमने सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। इसी तरीके से मान लो हमें यहाँ पे वैल्यू देखने, इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई पे परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डाला तो किसको टच करेगा, 9 को। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 9। एक्स की वैल्यू देखनी है तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो।
मान लो ये 1 को टच करेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी हुई 1 और y की वैल्यू कितनी हुई 9। तो वैल्यू देखनी आ जाएंगी ग्राफ पे। एक बार और देख लो कि कहीं सी भी पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो एक ये पॉइंट और ले लिया हमने ई पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू देखनी तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, x एक्सिस की देखनी तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। x एक्सिस पे डाला तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y पे डाला तो कितनी वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे ई पॉइंट पे x कितना है 4, y कितना है 3। तो वैल्यू देखनी आ गई। अगर आपको वैल्यू देखनी समझ में आ गई है तो हम अब एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ की हेल्प से, किसको, स्लोप को। इस ग्राफ में जो लाइन है ए बी, अब हमें ए बी लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। आपको ग्राफ के बारे में पता चल गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आपको यूँ भी पता चल गया कि लाइन के किसी भी पॉइंट पे या इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आपको x और y की वैल्यू देखनी है तो क्या करना है। मान लो इस पॉइंट से हमें x और y की वैल्यू देखनी है तो क्या, x की देखनी है तो x पे परपेंडिकुलर डाल दो, y की देखनी है तो y पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। x की वैल्यू पता लग जाएगी, y की वैल्यू पता लग जाएगी। आपको वैल्यू लिखनी भी आ गई। पहले x की वैल्यू लिखते फिर y की। मान लो इस ये पॉइंट है कोई जी पॉइंट पे हमें x की वैल्यू देखनी है तो x पे परपेंडिकुलर डाला, मान लो किसको टच करेगा 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10। y पे परपेंडिकुलर डाला तो y पे किसको टच करेगा 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हुई 8। तो इस तरीके से लिखते हैं, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। अब हमें ये ए बी लाइन दे रखी है, ए बी लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब ये ट्राइंगल ही तो बन गई, ए ओ बी ट्राइंगल बन गई। तो सिंपल वाला ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ उसकी वो कितनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हॉरिजॉन्टल लेंथ भी कितनी है 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1। तो इसका स्लोप कितना हुआ 1। ये क्या बता रहा है कि अगर x की वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y की वैल्यू में भी कितना चेंज होगा 1 यूनिट का चेंज होगा। फर्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। इस वाले फॉर्मूले से स्लोप निकाल के देखते हैं। पॉइंट है ए पे y की वैल्यू क्या है 10, और ये ए पॉइंट पे जो ए बी लाइन है वो y एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। तो ए पॉइंट पे x कितना है 0 और y कितना है 10। बी पॉइंट पे x कितना है 10 और y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी पॉइंट पे लाइन है वो x एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को टच कर रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0। अब ए से बी पॉइंट पे आ गए, ए से बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी थी, ए पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी थी 10 और x की वैल्यू क्या थी 0। इसी तरीके से b पॉइंट पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। तो जब a से b पॉइंट पे आए तो y में कितना चेंज आ गया 10 और x में भी कितना चेंज आ गया 10। तो 10 y में कितना चेंज आया 10, x में कितना चेंज आया 10। तो स्लोप निकल के कितना है 1। क्या बता रहा है स्लोप, यही बता रहा है कि x की वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y की वैल्यू में भी कितना चेंज होगा 1 यूनिट का चेंज होगा। दोनों मेथड आगे समझ में। मान लो एक एग्जांपल से और समझते हैं स्लोप को। x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो ए बी लाइन का क्या निकालना है स्लोप। तो स्लोप का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो ये ट्राइंगल बन गई ए ओ बी। इसमें वर्टिकल लेंथ क्या है ओ ए और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या है ओ बी। नंबर में कहोगे तो वर्टिकल लेंथ भी कितनी है 5, हॉरिजॉन्टल लेंथ भी कितनी है 5, तो 5 डिवाइड बाई 5 स्लोप निकल के आ गया 1। स्लोप क्या बताएगा, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट का चेंज होने से वाई एक्सिस में भी कितना चेंज होगा 1 यूनिट का, इस लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरा मेथड क्या था, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा 0 पे, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू
5। सेम तरीके से बी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो परपेंडिकुलर डालोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। टेबल बनाते हैं, ए पॉइंट पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, बी पॉइंट पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे जाते हैं तो x में कितना चेंज हो गया 5 का, इसी तरीके से y में भी कितना चेंज हो गया 5 का। तो 5 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आया 1। क्या बता रहा है कि x एक्सिस में जो वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट का चेंज होगा, तो y एक्सिस में जो y एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें भी कितना चेंज होगा 1 यूनिट का चेंज। नेक्स्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं स्लोप, जिस भी लाइन का स्लोप निकालना उस लाइन पे कहीं पे भी आप 2 पॉइंट ले लेना। मान लो हमने ले लिया पॉइंट सी और डी। सी पॉइंट पे x की वैल्यू देखनी है तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, y की वैल्यू देखनी है तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ पे टच किया 2 पे, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 2 है। y पे कहाँ पे टच किया 3 पे, y की वैल्यू कितनी है 3। इसी तरीके से डी पॉइंट पे x की वैल्यू देखनी है तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दे, कहाँ पे टच गया 4। इसी तरीके से y की देखनी है तो कहाँ पे टच कर गया 1 पे, तो y की वैल्यू कितनी है 1। फिर टेबल बना लेते हैं, पॉइंट सी पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सी से किस पे गए डी पे जाते हैं तो डी पॉइंट पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। सी से डी पे जाते हैं तो x में कितना चेंज आ गया 2 का, और y में भी किस चेंज आ गया 2 का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्लोप क्या आ जाएगा 2/2, कितना आंसर आ गया 1। अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑन ए लाइन। तो लाइन पे आप स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हो। और स्लोप हमें क्या बताता है ये भी आपको पता लग गया। अगर कोई कर्व है, कर्व का स्लोप निकालना तो कैसे, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे क्या है ये कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना सी पे, तो इस सी से टच होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ये क्या कर दी लाइन ड्रॉ, जो टच होती हुई लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। एक सी जिस भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के टेंजेंट एक लाइन क्या कर दो ड्रॉ कर दो। ये ओरिजिन है, इस लाइन का नाम मान लो क्या है ए बी। तो सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। वर्टिकल लेंथ क्या है ओ ए और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या है ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा सी पॉइंट पे। इस करो के सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा ओ ए डिवाइड बाई ओ बी। मान लो ओ ए की लेंथ कितनी है 10 और ओ बी की लेंथ कितनी है 5, तो स्लोप क्या होता 10 डिवाइड बाई 5, क्या आ गया 2। ये 2 क्या बताता है कि सी पॉइंट पे 1 यूनिट का एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल उसमें 1 यूनिट का चेंज होगा, तो वाई एक्सिस में जो वेरिएबल उसमें कितना यूनिट का चेंज होगा 2 यूनिट का चेंज होगा। ये क्या बताता हमें स्लोप। तो स्लोप क्या है, या तो आपको लाइन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा या कर्व पे। लाइन पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तीनों में से किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो स्लोप ड्रॉ कर सकते हो, या तो वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ, या फिर क्या है लाइन जो कंप्लीट कर दो उसमें ए से बी पे जाने में जो चेंज आएगा, ठीक है, उसमें देख लो y में कितना चेंज आया डिवाइड बाई x में कितना चेंज आया। कोई भी 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आओ, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x करो, क्या निकल जाएगा स्लोप। करो पे स्लोप निकालना, तो करो पे जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना उसके टेंजेंट क्या करो लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन x एक्सिस को टच कर जाएगी, y एक्सिस को टच कर जाएगी और ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल में वर्टिकल लेंथ डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या निकल के आ जाएगा स्लोप। तो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है क्या आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया, मैं तो एक्सपेक्टेशन यही करूँगा कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, आप उस पर व्हाट्सअप सेंड कर सकते हो कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या चीज़ आप समझ में नहीं आई है। हम पर्सनली आपको कॉल करके समझा देंगे उस पॉइंट को। अब हम स्लोप की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, स्लोप से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट स्लोप को समझना ना उतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को क्या है समझना है। वो 3-4 प्रॉपर्टी हैं, अब हम उनको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। स्लोप के बारे में एक बात क्या है कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स स्लोप निकल जाता है। अगर ये आंसर जो हमारा है ग्रेटर देन 0 आता है, क्या था ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होगा जब पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका पॉजिटिव आंसर। जब पॉजिटिव आंसर होगा तो जो एक्स और वाई वेरिएबल है उनके बीच में कैसा फंक्शन होगा डायरेक्ट फंक्शंस, और जो
लाइन होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। डायरेक्ट फंक्शन का मतलब है अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फंक्शंस कि जब दोनों सेम डायरेक्शंस में जाएं, x बढ़ता है तो y भी बढ़े और x घटता है तो y भी बढ़े। और इस केस में जो कर्व होगी या लाइन होगी वो कैसे स्लोपिंग होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब स्लोप निकालोगे और स्लोप निकालते वक्त अगर अनुस्वर कितने से ज़्यादा आ जाए, 0 से बड़ा, तो कैसा संबंध है x और y वेरिएबल्स में, डायरेक्ट मतलब है दोनों सेम डायरेक्शंस में जाएंगे। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। मैं पहले क्या बोल रहा हूँ x, क्योंकि x एक्सिस पे कैसा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस पे कैसा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, फिर किस में चेंज आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, डायरेक्ट फंक्शन होगा अगर अनुस्वर क्या आता है, ग्रेटर देन 0। और डायरेक्ट फंक्शन मतलब समझ गए, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटता है तो y भी घटेगा। और इस केस में जो कर्व या लाइन होगी उसका स्लोप कैसे होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर स्लोप का अनुस्वर जो आप स्लोप निकालते हो उसका अनुस्वर क्या आ जाए, माइनस में आ जाएगा तो ग्रेट लेस देन क्या हो जाएगा, 0। स्लोप का अनुस्वर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। कहने मतलब चेंज इन y डिवाइडेड चेंज इन x अगर क्या है, लेस देन 0 मतलब माइनस में है तो जो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। मतलब वो इनवर्स फंक्शन है, कैसे उससे कैसा फंक्शन कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। इनवर्स फंक्शन मतलब है अगर x बढ़ता है तो y घटेगा, अगर x घटता है तो y बढ़ेगा। ये इनवर्स फंक्शंस का मतलब है। और स्लोप निकालते वक्त पता लग जाएगा कि इनवर्स फंक्शन है। अगर आंसर कितना आता है, लेस देन 0 करना तो माइनस में आ जाएगा। और इनवर्स फंक्शन होगा तो जो लाइन आकर होगी उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिगर की हेल्प लेते हैं। जैसे पहला डायग्राम है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसमें जो लाइन है AB, अब आपको पता होना चाहिए जो AB लाइन है x और y के बीच में कैसे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट। तो ये लाइन है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, डाउनवर्ड है। जो लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी वो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है। कहना मतलब है x घटेगा तो y बढ़ेगा और x बढ़ेगा तो y घटेगा। फिर भी हम स्लोप की हेल्प से इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो A पॉइंट से किस पॉइंट पे आगे, B पॉइंट पे। A पॉइंट से किस पे आगे, A पॉइंट पे। जो A पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। B पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये टेबल बना दी, A पॉइंट पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। B पॉइंट पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। चेंज निकालते वक्त हमेशा क्या होगा, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू। इस चेंज इस तरीके से निकालते हैं। फिर सुन लो चेंज निकालते कैसे हैं, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू। हम A से B की तरफ आए, A से B की तरफ आए, इसलिए B पे जो वैल्यू है ना वो न्यू वैल्यू है, A पे जो वैल्यू है क्या है, पुरानी वैल्यू। तो चेंज निकालना है तो B माइनस A, तो B माइनस A। इस तरीके से क्या निकलेगा, चेंज निकलेगा। B पे कितना, 5 माइनस में 0, 5 माइनस में 0 तो कितना आंसर आएगा, 5। इसी तरीके से y का चेंज निकालते हैं तो y की न्यू वैल्यू क्या है, 0। 0 में से -5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। फॉर्मूला क्या है, स्लोप निकालना है, चेंज इन y डिवाइडेड चेंज इन x। चेंज इन y कितना हुआ, -5 और चेंज इन x कितना हुआ, 5। तो 5 से 5 कट गया 1 तो -1 आ गया, -1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी कि जो आंसर है वो क्या, लेस देन 0 है। तो x और y के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स। इसलिए जो ए बी लाइन है कैसे फंक्शन को शो कर रही है, इनवर्स फंक्शंस को। और ये जो लाइन है कैसी कहलाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहलाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट फंक्शंस का एंड अपवर्ड स्लोपिंग का। ये एक्स एक्सिस है इस ग्राफ में, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है। ये लाइन है ये लाइन है कोई ओ डी, ये लाइन है। इस लाइन का हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना है। तो ये तो कहीं पर ट्राइंगल बना नहीं रही है, तो ट्राइंगल नहीं बनाएगी, तो हम अपना वही काम करेंगे। इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। हमने पॉइंट ले लिया ए और बी, ए पे x की वैल्यू देखनी है तो x पे परपेंडिकुलर डाल दिया, कितना आ गया 2। y की वैल्यू देखनी है तो y पे परपेंडिकुलर डाल दिया, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। बी पॉइंट पे x की वैल्यू देखनी है तो x पे परपेंडिकुलर डाल दिया, कितनी वैल्यू आई 4। y की देखनी है तो y पे परपेंडिकुलर डाल दिया, वैल्यू कितनी आ गई 4। तो a पॉइंट पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, बी पॉइंट पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। चेंज निकालना, चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू कौन सी है, बी वाली, ओल्ड वैल्यू कौन सी है, ए, इसलिए बी में से ए लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसलिए 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए
2, तो 2 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना आ गया 1, 1 प्लस का है, इसलिए चेंज इन वाई डिवाइड चेंज इन एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस लाइन पे ये जो लाइन है वो x और y जो वेरिएबल है उनके बीच में कैसे फंक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, डायरेक्ट फंक्शंस को। और कैसा स्लोपिंग है इस लाइन का, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। इसलिए स्लोप से हमें यूं भी पता लग जाता है, अगर स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो जो दो वेरिएबल हैं वो डायरेक्ट फंक्शन है उनके बीच में या इनवर्स फंक्शंस है। और दूसरा अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। स्लोप, सिर्फ स्लोप की वैल्यू से ही हमें ये पता लग जाएगा कि जो वेरिएबल एक्स एंड वाई उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है या डायरेक्ट। दूसरा, उनकी लाइन की शेप कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम स्लोप की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। स्लोप में कहता है इफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स हैव सेम साइन। अगर जो जब हम स्लोप निकालते हैं उसमें चेंज इन वाई भी निकालते हैं और चेंज इन एक्स, अगर दोनों का साइन सेम है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या अपवर्ड। जैसे अभी हमने दूसरे वाले ग्राफ में देखा था, वहाँ पे चेंज इन वाई चेंज इन एक्स दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, या दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हम ए से बी पे गए थे इसलिए पॉजिटिव थे दोनों के साइन। अगर बी से ए पे आते तो साइन क्या हो जाते, नेगेटिव हो जाते, लेकिन साइन क्या रहते, सेम रहते। इसलिए जब चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव या अपवर्ड। इसका जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। अपवर्ड स्लोपिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। जब अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। जब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या लाइन होगी तो कैसा फंक्शन होगा उनके बीच में, डायरेक्ट। नेक्स्ट, इफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स हैव डिफरेंट साइन देन स्लोप विल बी नेगेटिव और डाउनवर्ड। जैसे यहाँ पे हमने किया था तो वहाँ पे एक जो चेंज इन वाई या चेंज इन वाई है वो क्या है, नेगेटिव आया था, और चेंज इन एक्स क्या था, पॉजिटिव था। इसलिए साइन क्या कर गए थे, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स के डिफरेंट साइन क्या थे, डिफरेंट साइन। इसलिए कैसा स्लोपिंग था वो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब किसका स्लोप, लाइन या कर्व का, तो उसे क्या भी कहेंगे, नेगेटिव स्लोप। और जब किसी कर्व या लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है, तो एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन वाई ग्रेटर देन चेंज इन एक्स मेक्स द स्लोप स्टीप। अगर चेंज इन वाई है, चेंज इन वाई ग्रेटर देन क्या हो जाए, चेंज इन एक्स। मान लो वाई में चेंज कितना हो गया 4 और एक्स में चेंज कितना हुआ 2, तो कितना आंसर है 2। कहना जब चेंज इन वाई ग्रेटर देन क्या होगा, चेंज इन एक्स, तो जो कर्व या लाइन बनेगी ना उसे कैसी लाइन बोलते हैं, स्टीप या स्टिपर। कैसी लाइन बोलेंगे उसे, स्टिपर। जब चेंज इन वाई लेस देन क्या हो, चेंज इन एक्स मेक द स्लोप फ्लैट, तो उस कर्व या लाइन को क्या बोलेंगे, फ्लैटर। क्या बोलेंगे, फ्लैटर। तो कौन सी कर्व स्टिपर है, कौन सी कर्व फ्लैटर है, कैसे पता चलेगा, उसमें कोई भी 2 पॉइंट निकालना और क्या निकाल लेना, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। अगर चेंज इन वाई ग्रेटर देन होगा चेंज इन एक्स तो वो लाइन या कर्व होगी उसे क्या कहेंगे, स्टिपर। अगर इसके अपोजिट हो जाए कि चेंज इन वाई लेस देन हो जाए किससे, चेंज इन एक्स से, तो जो लाइन या कर्व होगी उसे क्या कहेंगे हम, फ्लैटर। हम स्लोप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और करते हैं जो लास्ट है। जो हमने 8 पॉइंट बताए थे उन 8 पॉइंट में रेट वर्ड आ रहा था। द स्लोप ऑफ ए कर्व, जो कर्व या लाइन होती है ना उसका जो स्लोप होता है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, वही रेट ऑफ चेंज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका स्लोप और रेट क्या है, सेम है। स्लोप जो बताता है वही चीज़ क्या बताती है, रेट बताती है। स्लोप किस में की फॉर्म में बताएगा, ग्राफिक फॉर्म में, और रेट किस फॉर्म में बताएगी, वही चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में। कहता है इन ए स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, और नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इन ए स्ट्रेट लाइन कोई बोलते हैं लीनियर करो, ये बात ध्यान रख लेना। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर करो स्ट्रेट लाइन का मतलब सेम है। कभी लीनियर करो आते ही आप कन्फ्यूज हो जाओ, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर करो। तो कहता है स्ट्रेट लाइन हो या लीनियर करो एक ही चीज़ है। दिस स्लोप बीइंग कांस्टेंट, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज नहीं होता। तो ध्यान रख लेना स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और स्लोप ही किस चीज़ को बताता है, रेट को। इसलिए स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे रेट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दोबारा से बता देता हूँ, नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस, और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप भी और रेट भी क्या रहती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट जो कर्व होती है, कर्व कैसी होती है, नॉन लीनियर। अगर लीनियर कर्व बोलेंगे तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी होगी।
तो दी रेट इज नॉट कॉन्स्टेंट। जो नॉन लीनियर कर्व होती है ना, नॉन लीनियर कर्व, उस पर जो स्लोप होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, और जो रेट होगा वो भी कॉन्स्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं है तो रेट भी कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि रेट को कौन बताता है, स्लोप बताता है। कर्व के नॉन लीनियर कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है। नॉन लीनियर कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात नोट कर लेना, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। नॉन लीनियर कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप भी डिफर करता है और रेट भी डिफर करती है, और स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे ना तो स्लोप डिफर करेगा और ना रेट डिफर करेगी, हर पॉइंट पे वो चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो स्लोप का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन करा सकते हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक आपको ये पॉइंट, ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा ना, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ सकती। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता।